हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं। तो जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स होने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली कि यहाँ से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस देखने को हमें एग्जाम में मिलेंगे। तो बिल्कुल भी इस सीरीज को स्किप नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमें फुली डेडिकेशन के साथ एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए चलना है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 31 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं एंड फर्दर क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। सेवरल ऑफ गाल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर अ स्यूडोनिम ऑफ। तो जॉन गाल्सवर्दी का जो अर्ली नॉवेल्स थे, जो उन्होंने प्रारंभिक समय में नॉवेल्स लिखे थे, उनको उन्होंने किस स्यूडोनिम से लिखा था, यानी कि ये अपने रियल नेम से नहीं लिखते थे। इनका एक पेन नेम था जो था जॉन सेंट जॉन। क्लियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32। द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वाज। जॉन गाल्सवर्दी का फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल कौन सा था? सिल्वर बॉक्स, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, फर्टर्निटी, स्ट्राइफ। सिल्वर बॉक्स जो कि आया 1906 में, द मैन ऑफ द प्रॉपर्टी ये भी 1906 में ही आया था, स्ट्राइफ 1909 में आया एंड जॉन गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज भी मिला था 1932 में। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉवेल ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस? ऑप्शंस है आइलैंड, Pharisees, द पिजन। ऑप्शन सी है फ्लोरिंग वाइल्डरनेस एंड डी है इंडियन समर ऑफ अ फॉरसाइट। तो ये जो आइलैंड फेरीज था ये 1904 में आया एंड ये जॉन गाल्सवर्दी का लास्ट वर्क था जिसमें इन्होंने अपने सूडोनिम यानी पेन नेम से लिखा था। इसके बाद से, इस वर्क के बाद से ये अपने रियल नेम से लिखने लगे थे, यानी कि इस वर्क के बाद जो भी वर्क आया जॉन गाल्सवर्दी का, उसमें जॉन गाल्सवर्दी ने अपने रियल नेम का यूज किया था। तो जॉन गाल्सवर्दी अपने जिस वर्क को मास्टरपीस मानते थे वो था ऑप्शन नंबर डी, इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन समर ऑफ अ फॉरसाइट, जिसको इस वर्क को जॉन गाल्सवर्दी अपना मास्टरपीस मानते थे। दिस इज अ सीरीज ऑफ 3 नॉवेल्स। ये जो सीरीज थी इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट की, ये नॉवेल की एक सीरीज थी जिसमें 3 नॉवेल्स थे एंड 2 इंटरल्यूड्स, यानी कि 2 अंतराल थे एंड ये पब्लिश हुआ था 1922 में। इंटरल्यूड्स क्लियर है फ्रेंड्स? इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट में ये जो एक नॉवेल की सीरीज थी एंड ये जो नॉवेल सीरीज रही है इसमें 3 नॉवेल्स थे, 2 इंटरल्यूड्स थे एंड ये पब्लिश हुआ 1922 में। आई होप सारी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच इज गाल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले? तो जॉन गाल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले कौन सा था? लॉयल्टीज, जॉकलिन, जस्टिस, सिल्वर बॉक्स। फर्स्ट प्ले
कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या होगा? लॉयल्टीज 1922 में आई थी, जस्टिस था 1910 में एंड सिल्वर वॉक्स 1906। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स जो था ये जॉन गॉल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले था जो कि आया 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When was John Galsworthy awarded Nobel Prize for Literature? ऑप्शंस है 1932, 1930, 1929, 1933। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1932। ये हम प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुके हैं कि इनको नोबेल प्राइज मिला था 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डार्क फ्लावर बाय जॉन गॉल्सवर्दी इज अ। डार्क फ्लावर ये एक टाइटल है जो कि लिखा गया, रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी। ये इस जो भी फॉर्म में लिखा गया, ये वर्क जो था द डार्क फ्लावर, ये जिस फॉर्म में लिखा गया वो हमें बताना है। ऑप्शंस है अ कॉमिक प्ले, अ ट्रेजिक प्ले, अ लव प्ले या फिर अ लव ड्रामा। किस में ये लिखा गया? कौन सा ऑप्शन होगा जो कि सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ लव नॉवेल। द डार्क फ्लावर ये आया था 1913 में, रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which drama of Galsworthy deals with the conflict between capitalist and laborers? Options है सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ, द स्किन गेम, लॉयल्टीज। तो कौन सा ड्रामा था जिसमें पूंजीपतियों एंड लेबरर्स यानी मजदूरों के बीच कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है? यानी किस ड्रामा में, जॉन गॉल्सवर्दी के किस ड्रामा में कैपिटलिस्ट और लेबरर जो थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है? सही आंसर होगा स्ट्राइफ, ऑप्शन नंबर बी। स्ट्राइफ डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द लेबरर्स। तो ये जो स्ट्राइफ ड्रामा होता है इसमें कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया जाता है। जो एक जगह होती है ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स में, बहुत लंबे समय से ये हड़ताल जो है, हड़ताल होती है, इसमें हड़ताल चलती आ रही थी। कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स के बीच में संघर्ष हो रहा था। तो जो लेबरर्स थे यानी मजदूर वर्ग थे वो स्ट्राइक कर रहे थे। लेबर्स की कुछ डिमांडें थी जिनको लेकर वो लोग स्ट्राइक कर रहे थे एंड बाद में समझौता हो जाता है। तो इन्हें यही सारी चीजें इस ड्रामा में दिखाई गई हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लिबर्टी विच पोएट्स टेक इज effective fallacy, rhyming scheme, poetic justice, poetic license। जो पोएट्स लिबर्टी लेते हैं उसको क्या कहा जाता है ये बताना है हमें इस क्वेश्चन में। इफेक्टिव फैलेसी कहते हैं या फिर राइमिंग स्कीम कहते हैं। राइमिंग स्कीम तो हम सभी को पता है कि पोएट्री में होती है। पोएटिक जस्टिस, पोएटिक लाइसेंस, इनमें से कौन सा आंसर होगा जो कि सही है? ये जो इफेक्टिव फैलेसी है इसको कॉइन किया था, ये एक टर्म्स है। तो ये जो टर्म है इफेक्टिव फैलेसी इसको कॉइन किया W.K. विमसेट ने
and Munro C. Beardsley. पोएटिक जस्टिस जो है इसको कॉइंड किया था थॉमस रेमर। थॉमस रेमर ने पोएटिक जस्टिस को कॉइंड किया था। एंड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोएटिक लाइसेंस। जो पोएट्स द्वारा ली जाने वाली लिबर्टी है उसको कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। एंड ये जो वर्ड है ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, तो द वर्ड पोएटिक, ये जो पोएटिक वर्ड है पोएटिक ड्राइव्स फ्रॉम द लेटिन से आया है। लेटिन वर्ड में पोएटा से आया है, यानी लेटिन में पोएटा शब्द से पोएटिक शब्द लिया गया है, विच मीन्स पोएट, जिसका मतलब होता है पोएट और मेकर, पोएट या फिर मेकर। एंड जो दूसरा वर्ड है जस्टिस, वो कहाँ से आया है? द वर्ड जस्टिस सॉरी, हम यहाँ पोएटिक जस्टिस नहीं बल्कि पोएटिक लाइसेंस की बात कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लाइसेंस। द वर्ड लाइसेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन, ये भी लैटिन से आया है। लैटिन वर्ड लिसेंटिया, LICENTIA, लिसेंटिया, विच मीन्स टू बी परमिटेड, जिसका मतलब होता है टू बी परमिटेड। टू बी परमिटेड यानी अनुमति दी जानी चाहिए। एंड इसको लिबर्टी के रूप में डिफाइन किया है जॉन ड्राइडन ने। क्वेश्चन नंबर 39 है, द टाइप ऑफ फिक्शन whose setting is in the medieval period, often in a gloomy castle replete with dungeons, subterranean passes and use of ghosts and mysteries, is called picaresque novel, historic novel, gothic novel, epistolary novel। कौन सा नॉवेल होगा जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है? द टाइप ऑफ फिक्शन हुज सेटिंग इज इन द मेडाइवल पीरियड, किस प्रकार का जो है फिक्शन है जिसकी सेटिंग हुई है मेडाइवल पीरियड में, ऑफन इन अ ग्लूमी कैसल रिप्लेट विद डेंजियंस, सबटर्नियन passes and use of ghosts and mysteries is called। एक ऐसा फिक्शन जिसकी जो सेटिंग है वो मध्यकाल में होती है एंड अक्सर इसमें एक ग्लूमी कैसल यानी एक ग्लूमी महल जो कि भरा हुआ होता है, किससे? विद डेंजियंस, सबटर्नियन का क्या मतलब होता है? पासेस, यानी कि भूमिगत पासेस होते हैं, जो उनको यहाँ बताया जा रहा है कि जो
काल कोठरी होती है जिसमें एक ग्लूमी कैसल होता है, जिसमें ग्लूमी कैसल में एक काल कोठरी रहती है, भूमिगत मार्ग पासेज रहते हैं एंड घोस्ट्स एंड मिस्ट्रीज से वो भरा रहता है, भूतों और रहस्यों से भरा रहता है। उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पिकारेस्क नॉवेल कहा जाता है, या फिर हिस्टोरिक नॉवेल कहा जाता है, गॉथिक नॉवेल कहा जाता है, या फिर एपिस्टोट्रेरी नॉवेल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गॉथिक नॉवेल। गॉथिक नॉवेल मीन्स stories filled with horror and romantic elements. These stories mention supernatural events. जो सुपरनेचुरल इवेंट्स होती है वो गॉथिक नॉवेल में देखने को मिलती है, एंड मिस्ट्रीज, रहस्यों से भरी होती है। गॉथिक नॉवेल ऑफन हैव एन एटमॉस्फेयर ऑफ घोस्ट, एक भूत प्रेत का माहौल अक्सर इसमें देखने को मिलता है गॉथिक नॉवेल में, एंड काफ़ी डरावनी चीज़ें होती हैं गॉथिक नॉवेल में। तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई है, जैसे कि ग्लूमी कैसल और घोस्ट, मिस्ट्रीज, ये सभी चीज़ें हमें गॉथिक नॉवेल में देखने को मिलती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड ये जो टर्म है गॉथिक ओरिजिनली रिफर्ड टू द गोथ, ये टर्म लिया गया है गोथ से। गोथ जो है ये एक जर्मेनिक ट्राइब है, एंड ये जो पिकारेस्क नॉवेल है, इसके पिकारेस्क नॉवेल्स फादर जो हैं वो कहा जाता है हेनरी फील्डिंग को। हेनरी फील्डिंग को पिकारेस्क नॉवेल का फादर कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसका जो मेन कैरेक्टर होता है पिकारेस्क नॉवेल का, वो एक निम्न वर्ग का होता है, और ये नॉवेल किसी दुष्ट चरित्र पर आधारित होता है। हिस्टोरिक नॉवेल में हिस्टोरिक इवेंट्स को दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनब्रोकन फ्लॉ ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द working mind is called objective correlative, epiphany, negative capability, stream of consciousness। क्या कहा जाएगा इसको? The unbroken flow of thought, एक ऐसी थॉट जो अनब्रोकन फ्लो में हो, यानी कि अविरल प्रवाह में, एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड। जो वेकिंग माइंड है, वेकिंग माइंड में विचार और जागरूकता, थॉट एंड अवेयरनेस की जो अनब्रोकन फ्लो है यानी अविरल प्रवाह है, उसको क्या कहा जाता है? वेकिंग माइंड यानी जागृत मन में जो विचार है, ऐसा विचार अविरल प्रवाह है विचारों का जो, एंड जागरूकता का, उस अविरल प्रवाह को क्या कहा जाता है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना की धारा। जागृत मन में विचार और जागरूकता के अविरल प्रवाह को चेतना की धारा कहा जाता है। द unbroken flow of thought and awareness in the waking mind is called a stream of consciousness. The term was first used by the psychologist William James. इसको फर्स्ट टाइम यूज किया विलियम जेम्स ने। इन द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इनकी एक पुस्तक थी जो कि आई 1890 में, और इसी में इन्होंने इस टर्म का यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय कैथारसिस? कैथारसिस का क्या मतलब है? परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फेयर, फॉल्स स्टेप
taken in dark, tragic flaw in the antagonist, tragic flaw in the protagonist. क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 41 का? कैथारसिस का क्या मतलब होता है? Catharsis means the purgation of the emotions or relieving of the emotional tensions, especially through certain kinds of art, tragedy or music. ये जो कैथारसिस है वो उसका मतलब है, यानी किसको कहा जाता है कैथारसिस? भावनाओं का शुद्धिकरण। कैथारसिस है भावनाओं का शुद्धिकरण, द परगेशन ऑफ द इमोशंस, और रिलीविंग ऑफ इमोशनल टेंशन, या फिर भावनात्मक तनाव से मुक्ति। और वो किस प्रकार से मुक्ति? स्पेशली थ्रू सर्टेन काइंड्स ऑफ आर्ट, ट्रेजेडी और म्यूजिक। विशेष रूप से कुछ प्रकार की आर्ट, ट्रेजेडी या फिर म्यूजिक के मीडियम से भावनाओं का शुद्धिकरण ही कैथारसिस होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परकेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फेयर, दया और भय की भावना का शुद्धिकरण। क्लियर फ्रेंड्स? आई होप सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। एंड जो भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लाइज। जो ये टर्म है डिस्टोपिया का क्या मतलब है ये बताना है। अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड, डिस्टोपिया का क्या मतलब होगा? अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड या फिर प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड, प्लीजेंट रियल वर्ड, अनप्लीजेंट रियल वर्ड। क्या सही आंसर हो जाएगा? तो हमने एक टॉमस मोर की एक रचना पढ़ी होगी, यूटोपिया, यूटोपिया, जिसका मतलब होता है आदर्श समाज। आदर्श समाज के लिए यूटोपिया शब्द का यूज किया गया है। परफेक्ट सोसाइटी, परफेक्ट सोसाइटी। तो ये जो डिस्टोपिया है इसी का ऑपोजिट है, यूटोपिया, डिस्टोपिया। तो अगर यूटोपिया का मतलब है परफेक्ट सोसाइटी यानी एक आदर्श समाज, तो डिस्टोपिया का मतलब हो जाएगा अनप्लेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा? ऑप्शंस है मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. एलियट, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो टर्म है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, इसका जनक कौन है, यानी कि हु इज द फादर ऑफ द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव? सही आंसर होगा टी.एस. एलियट। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज द टर्म coined by T.S. Eliot in his essay on Hamlet। जो T.S. Eliot का essay है on Hamlet, इसमें इन्होंने इस टर्म का यूज किया है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। क्या होता है ये टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव A set of object, a situation, वस्तुओं का एक समूह या फिर एक सिचुएशन या स्थिति, a chain of events which small with the formula of that particular emotion। वस्तुओं का एक समूह, एक स्थिति यानी एक सिचुएशन, घटनाओं की एक सीरीज जो उस विशेष
भावना का सूत्र होगी, द फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर इमोशन, सच दैट इवन द एक्सटर्नल फैक्ट्स which must terminate in sensory। वस्तुओं का एक समूह, एक स्थिति, घटनाओं की एक सीरीज जो उस विशेष भावना का सूत्र होगी, और ऐसा तब होता है जब कोई एक्सटर्नल फैक्ट जो सेंसरी रूप से समाप्त होने चाहिए दिए जाते हैं, तो भावना तुरंत जागृत होती है। तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। In sensory experience are given, the emotion is immediately evoked। Next question है, what is the theme of the proletarian novel? Proletarian novel की थीम क्या होती है? मिडिल क्लास, एरिस्टोक्रेटिक क्लास, वॉरियर्स, वर्किंग क्लास। तो ये जो प्रोलेटरियन का क्या मतलब होगा? सर्वहारा। सर्वहारा नोवेल जो होते हैं उनकी क्या थीम होती है? तो उनकी थीम होती है वर्किंग क्लास, यानी श्रमिक वर्ग। ये जो प्रोलेटरियन नोवेल होता है ये मेनली ऐसी सिटीजन के लिए होता है जो वर्किंग क्लास के होते हैं। द proletarian are citizen of the working class and it is written by workers mainly for other workers। इसमें जो है एक वर्कर दूसरे वर्कर के बारे में लिखता है। इसमें जो है जो सर्वहारा वर्ग होते हैं यानी प्रोलेटरियन क्लास होती है वो मजदूर वर्ग के नागरिक होते हैं, एंड ये मुख्य रूप से मजदूरों द्वारा अन्य मजदूरों के लिए ही लिखा जाता है। ये जो नॉवेल है ये पॉलिटिकल इवेंट्स या फिर सिद्धांतों पर लिखा जाता है, और इसे अक्सर जो प्रोलेटरियन क्लास के लोग होते हैं उनके बीच में सोशल रिफॉर्म और पॉलिटिकल इवैल्यूएशन के लिए को बढ़ावा देने के लिए ये लिखा जाता है। यानी इसमें इस नॉवेल के थ्रू इस वर्ग के लोगों में सामाजिक सुधार या फिर राजनीतिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए इस नॉवेल को लिखा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, अ कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड फ्लैट कैरेक्टर, कैरिकेचर, डायनेमिक कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर। तो एक ऐसा कैरेक्टर जो पूरी कहानी में थ्रू आउट द स्टोरी लगभग अनचेंज्ड रहता है, उसे क्या कहा जाता है? यानी जिसकी बात की जा रही है इस क्वेश्चन में उस कैरेक्टर को क्या कहा जाएगा? फ्लैट कैरेक्टर कहा जाएगा या कैरिकेचर कहा जाएगा, डायनेमिक कैरेक्टर में वो पर्सन आएगा या फिर राउंड कैरेक्टर में? एक ऐसा कैरेक्टर जो पूरी कहानी में लगभग एक जैसा रहे, वो चेंज ना हो, तो उसको फ्लैट कैरेक्टर कहा जाएगा। फ्लैट कैरेक्टर क्या होता है? ये एक माइनर कैरेक्टर होता है। किसी भी फिक्शन में, किसी भी वर्क में ये माइनर कैरेक्टर होता है, एंड ये जो फ्लैट कैरेक्टर का चरित्र होता है यानी फ्लैट कैरेक्टर होता है उसको बहुत ही सीधा साधा दिखाया जाता है, एंड ये पूरे कहानी में बदलता नहीं है, अनचेंज्ड होता है। साथ ही साथ इसमें कोई जटिलता नहीं होती और ये बहुत गहराई तक नहीं सोचेगा। इसका जो पूर्वानुमान है उसको लगाना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि बहुत ही सीधा साधा कैरेक्टर उसमें दिखाया जाएगा किसी फिक्शन या स्टोरी में। तो जो ये फ्लैट कैरेक्टर होता है इसको 2 डायमेंशनल कैरेक्टर भी कहा जाता है एंड स्टैटिक कैरेक्टर्स भी कहा जाता है। जो फ्लैट कैरेक्टर होता है ये सपोर्ट करता है किसको? मेन कैरेक्टर को। फ्लैट कैरेक्टर्स
प्ले इन सपोर्टिंग रोल टू द मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर को सपोर्ट करने के लिए फ्लैट कैरेक्टर होता है। कैरिकेचर क्या होता है? कैरिकेचर जैसे कोई कार्टून होता है, तो कार्टून में जैसे जो करेक्टर्स दिखाए जाते हैं उनको कैरिकेचर कहते हैं, यानी किसी को का विकृत रूप दिखाना, विकृत संस्करण, उसी को कैरिकेचर कहा जाता है। डायनेमिक करेक्टर क्या होता है? तो डायनेमिक करेक्टर वो होते हैं जो किसी भी कहानी में, किसी भी स्टोरी में काफ़ी हद तक बदल जाते हैं, ये चेंजेबल होते हैं, मूवेबल होते हैं, और आमतौर पर इनमें जो है ऐसा देखा जाता है, डायनेमिक करेक्टर ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, और अक्सर ये जो किसी भी फिक्शन में, नॉवेल में या फिर स्टोरी में जो मेन करेक्टर होता है वो ऐसा होता है। तो डायनेमिक करेक्टर जो है ये मूवेबल करेक्टर है, यानी चेंजेबल करेक्टर है। राउंड करेक्टर की अगर बात करें, राउंड करेक्टर मेन करेक्टर होता है जिसके इर्द गिर्द कोई भी जो कहानी लिखी जा रही है, जो जिस भी स्टोरी में ये जो राउंड करेक्टर होते हैं, ये राउंड करेक्टर इज अ कॉम्प्लेक्स मल्टीफिकेटेड करेक्टर इन फिक्शनल वर्क who is well developed and has a rich personality. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is closet drama? closet drama क्या है? ड्रामा टू बी एक्टेड इंडोर, ड्रामा टू बी परफॉर्म्ड इन स्ट्रीट्स, ड्रामा टू बी एक्टेड इन ओपन, ड्रामा टू बी रेड। तो क्लोसेट ड्रामा जो होता है वो परफॉर्म नहीं किया जाता, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रामा टू बी रीड। ये एक ऐसा ड्रामा होता है, क्लोसेट ड्रामा, जो रीड किया जाता है, ये परफॉर्म नहीं किया जाता। अ क्लोज ड्रामा इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रामा, बट ये ड्रामा फॉर्म में तो लिखा जाता है बट ये परफॉर्म नहीं किया जाता, बट इज इंटेंडेड टू बी रीड rather than to be performed। ये इसका जो उद्देश्य होता है, इंटेंडेड मीन्स उद्देश्य, इंटेंडेड जो होगा, इसका जो उद्देश्य होगा वो रीडर को पढ़ने के लिए है, परफॉर्म करने के लिए नहीं। इन द थिएटर में ये परफॉर्म नहीं होता। एंड जो है इसको फर्स्ट टाइम मिल्टन का जो एक वर्क है, प्रोज वर्क सैमसन एगोनिस्ट्स, उसमें ये क्लोसेट ड्रामा देखने को मिलता है। साथ ही साथ सैली का एक वर्क है प्रोमेथियस अनबाउंड, इसमें भी क्लोसेट ड्रामा के फॉर्म में है, यानी कि ये जो ड्रामा है ये सिर्फ पढ़ा जाता है, परफॉर्म नहीं किया जाता थिएटर में। क्वेश्चन नंबर 47 है, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग, टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। ये जो लाइन दी गई है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ऑप्शंस है एंटी क्लाइमेक्स, ऑक्सीमोरन, एंटीथेसिस, पैराडॉक्स। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीथेसिस। इट इज अ rhetorical device in which two opposite ideas are put together in a sentence to achieve a contrast effect। तो इसमें क्या होता है कि दो ऑपोजिट आइडियाज जो होते हैं वो एक सेंटेंस में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है एक ही सेंटेंस में दो ऑपोजिट आइडियाज देखने को मिलते हैं, एरर एंड फॉरगिव। तो इसमें एंटीथेसिस होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरियड बिटवीन 1700 टू 1745 इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड। तो ये जो 1700 टू 1745 का समय है, ड्यूरेशन है, जो टाइम ड्यूरेशन है, इसको किस पीरियड के नाम से जाना जाता है? द अगस्टन एज, द एज ऑफ जॉनसन, द रेस्टोरेशन पीरियड, कैरोलाइन एज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द अगस्टन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो जो है ये
इसके ऑथर कौन है? डैनियल डेफो। रॉबिन्सन क्रूसो इज अ नॉवेल, ये एक नॉवेल है बाय डैनियल डेफो, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 25 अप्रैल 1719. It was Defoe's first full narrative and his most popular, appearing to both middle class and aristocratic readers. ये जो डैनियल डीफो है, इनकी ये फर्स्ट फुल नरेटिव एंड मोस्ट पॉपुलर नॉवेल है जो मिडिल क्लास एंड एरिस्टोक्रेटिक रीडर्स में मोस्ट पॉपुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पैसेज से है, तो अगर हम पैसेज को पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 50 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। एंड हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे साथ मिलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।